Exercise number 1 of chapter number 3. Read the text and write the answers to the following questions in your notebook. टेक्स्ट को पढ़ें और ये जो आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इनको अपनी टेक्स्ट बुक में से देखकर और आंसर लिखें अपनी नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी. स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं. 9 कैरेक्टर्स थे उसमें, तो आप लिख देंगे देयर आर 9 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. नंबर 2. राइट देयर नेम्स. उन जो कैरेक्टर्स थे उनके नेम्स लिखें. कौन कौन थे उसमें. जमील का भाई और उसकी बहन सारा, 3 तो ये लोग थे. उसके अलावा उनके फादर थे, उनकी मदर थे, 5 लोग ये हो गए. आंटी सदूरी थी, अलाडिनो था जो कि घोड़ा चलाने वाला था, नूर अली था, चाचा नूर अली जो कि पेशेंट था जो जमील के पास आता है, और एक जमील की वाइफ होती है. तो ये 9 कैरेक्टर्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आपकी बुक में पेज नंबर 54 एक्सरसाइज नंबर 2 है. रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स. टेक्स्ट को पढ़ें और तलाश करें कि ये वर्ड्स जो हैं ये किसने कहे हैं. कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर. अपने आंसर्स को अपने पार्टनर के साथ कंपेयर करें. तो ये कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते, बट आपने ये वर्किंग करनी है अपनी बुक में. नंबर 1 सेंटेंस है, यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट. तुम मुझे सही नहीं लग रहे हो, हम खाना खाते हैं उसके बाद बात करते हैं. ये किसने कहे थे डायलॉग्स. उनके फादर ने कहे थे जब वो नोट करते हैं कि वो अफसरदा सा है और बिल्कुल चुप चुप है, खामोश है, तो उनके फादर ने ये बात बोली थी. तो इसका आंसर क्या आएगा. यहाँ जो आपको बॉक्स दिया हुआ है ये बॉक्स, इसमें आएगा जमील्स फादर. इसी तरीके से नंबर 2 है, ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिली. सिर्फ आदमियों को अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है. ये बात किसने कही थी. जमील ने कही थी अपनी बहन से, सारा से. तो इसमें आंसर क्या आएगा. जमील. इसी तरीके से आप बाकी सारे जो हैं ये नंबर 10 तक पढ़ेंगे, और अगर आपको ना समझ में आए, ना याद आए, तो टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ेंगे, आपको आंसर्स खुद मिल जाएंगे कि इनको बोलने वाले कौन हैं. जिसने ये बात कही है उसका नाम आप यहाँ पर स्पीकर वाले पोर्शन में फिल करेंगे बुक में ही. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आपकी बुक में पेज नंबर 54 एक्सरसाइज नंबर 3 ये आपकी रह गई है. इसको देख लें कैसे करना है. Work in pairs. Write the text and underline the bold words given in the following exercise in your textbook. Discuss and guess their meanings. Pairs में काम करना है, ये इसको आप छोड़ दें. आपने क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है और जो बोल्ड वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ये यहाँ पर शैबी जो वर्ड दिया है, collapsed दिया है, ये जो वर्ड्स हैं बोल्ड राइटिंग में आपकी बुक में बोल्ड में दिए गए हैं, उनको आपने देखना है अपने चैप्टर में. चैप्टर को रीड करना है और वो वर्ड्स ढूंढने हैं, देन उनको अंडरलाइन करना है, और जो एक्सरसाइज दी हुई है इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर्स गेस करने. आफ्टर यू हैव गेस्ड ऑल द मीनिंग्स. जब आप अंदाज़ा लगा लें सारी मीनिंग्स का, चेक आउट योर आंसर्स फ्रॉम द ग्लॉसरी गिवन एट द एंड ऑफ द बुक. तो आप अपने आंसर्स को देखें जो आपकी बुक में एंड में ग्लॉसरी दी हुई है उसमें से. राइट द मीनिंग्स इन द गिवन ब्लैंक्स. और मीनिंग्स लिखें दी गई ब्लैंक्स में. नंबर 1, द वर्ड शैबी मीन्स डैश. शैबी का मतलब होता है डैश. अब ये आप अपनी बुक में देखें जो टेक्स्ट में है, तो आप इसका आइडिया लगाएं कि इसकी क्या मीनिंग होंगे. इसी तरीके से नंबर 1 से 12 तक सबको करें. एंड देन आपने क्या करना है, आपकी बुक के एंड में ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, उन ग्लॉसरी वर्ड्स में आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे. जैसे हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं उसी तरीके से ग्लॉसरी वर्ड्स में आपको ये सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल वे में मिलेंगे. पहले ए से फिर बी से जितने वर्ड्स हैं वो इस तरह आएंगे. तो शैबी है तो आपने एस में जाना है, एंड देन आपको शैबी की मीनिंग्स जो हैं इंग्लिश मीनिंग्स वो मिल जाएंगे. वो आपको अपनी बुक में से देखने हैं, एंड देन आपने अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं. नोटबुक में उनकी मीनिंग्स लिखने हैं. आपका एक पोर्शन बनेगा वर्ड्स का और दूसरा बनेगा इंग्लिश मीनिंग का. देन आप उसमें इंग्लिश मीनिंग्स पुट करेंगे. तो ये आपने नंबर 1 से 12 तक करने हैं. शैबी, collapsed, reluctantly, preoccupied, obligatory, siblings, realized, weathered, impressive, backdrop, hosted and born. ये सारे आपने करने हैं इनके मीनिंग्स. एक्सरसाइज नंबर 4.
Fill the blanks in the following exercise with the words given in bold in exercise number 3. आपको जो एक्सरसाइज नंबर 3 में जो बोल्ड राइटिंग में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे आपने सुटेबल वर्ड्स देखने हैं इन ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग और इनमें फिल करना है. द फर्स्ट ब्लैंक हैज़ बीन फिल्ड एज एन एग्जाम्पल. पहली ब्लैंक जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दी है. ये लाइन मैंने आपको नहीं पढ़ाई इस वजह से कि आप लोग घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन जो है ये आप अभी नहीं कर सकते. दैट्स वाई मैं इसको छोड़ रही हूँ. हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. द ओल्ड वुमन डैश गॉट अप फ्रॉम हर बेड रिलक्टेंटली. बूढ़ी औरत जो होती है वो अपने बेड से उठती है. कैसे उठती है? रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली की मीनिंग क्या है ये आपने वहाँ से देखनी है और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. शी हैड डैश मैनी डिफ़िकल्टीज बट नाउ हर डैश हैंड्स कुड नॉट लिफ्ट हैवी थिंग्स. उन्होंने बहुत सी मुश्किलात डैश की. क्या की? उसकी इंग्लिश आपने लिखनी है. इनमें से मुश्किलात के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त किया जाता है, बर्दाश्त करने की इंग्लिश इनमें से कौन सी है वो अपने यहाँ फिल करनी है. लेकिन अब उनके हाथ जो है वो डैश नहीं कर सकते भारी चीज़ों को. क्या नहीं कर सकते हैं ये भी आपने खुद से बताना है. मतलब झुर्रियों वाले जो उनके हाथ हैं वो नहीं उठा सकते हैं. झुर्रियों के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ था इनमें से वो आपने यहाँ फिल करना है. शी गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. वो उठी और खिड़की की तरफ देखा. एज शी लुक्ड अ स्माइल केम टू हर लिप्स. जैसे ही उन्होंने देखा एक मुस्कुराहट उनके होठों पर आई. वैन शी सॉ द बिग डैश. जब उन्होंने एक बड़ा डैश देखा. ब्यूटीफुल लॉन. खूबसूरत लॉन. तो बड़ा क्या उन्होंने देखा ये आपने खुद फिल करना है. विथ प्लांट्स एंड क्रीपर्स एंड मैंगो ट्री सर्विंग एज अ डैश. जहाँ पर दरख्त थे, पौधे थे और आम के दरख्त थे डैश के तौर पर. किस तौर पर ये भी आपने खुद बताना है. शी डैश ऑन हर बेड वंस अगेन एंड बिकम डैश विद हर थॉट्स. वो अपने बेड पर डैश हुई मतलब लेट गई. एंड एंड बिकेम डैश विद हर थॉट्स. और क्या हो गई? अपनी सोचों में गुम हो गई. इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा ये भी आपने खुद बताना है. शी थॉट ऑफ हर डैश ओल्ड हाउस. वो अपने पुराने घर के बारे में सोचने लगी. घर के साथ मुल्हिका क्या चीज़ थी उसके बारे में वो सोचने लगी. हर 5 डैश एंड हाउ दे ऑलवेज यूज टू ऑफर देयर डैश प्रेयर्स. उनके जो 5 कौन थे जो उनके बारे में वो सोचने लगी और दुआएं करने लगी कि उनके लिए वो दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. She also recalled how her mother always dashed meetings for the village women to teach them various skills. वो ये भी सोच रही थी कि किस तरह उनकी माँ जो है वो मुनक्किद करती थी मीटिंग्स वगैरह को. तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? She thought about how she always dreamed of owning a big house with a big garden. वो सोचा करती थी कि कैसे उनका ख्वाब था एक बड़ा घर और एक बड़े से सहन वाला घर होने का. थिंकिंग ऑफ दोज टाइम्स एंड द लाइफ शी हैड नाउ शी थैंक्ड गॉड फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हर टू डैश हर ड्रीम्स. अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए वो सोचती हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उनकी ये सारे जो ख्वाब थे ये पूरे कर दिए. किस तरीके से पूरे किए वो सारा कुछ वो उनको याद आ रहा होता है तो वो सोच रही होती हैं. अब आपने इन सब को फिल करना है. मैं फिर भी आपको दोबारा से गाइड कर देती हूँ. आप लोगों को मुश्किल होगी आई नो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या फिल करना है आपने. या आपने बुक में फिल करना होगा. यहाँ से जब आप मीनिंग्स अपनी जब आप ग्लॉसरी में से देख के यहाँ मीनिंग्स लिख लेंगे वो इजी वर्ड में आपकी मीनिंग्स होंगी. उन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है. जैसे यहाँ पर ये रिलक्टेंटली है, इस तरह यहाँ पर बात हो रही है मुश्किलात बर्दाश्त करने की. बर्दाश्त करने की इंग्लिश इनमें से जिसकी भी आ रही होगी यहाँ इंग्लिश मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर बर्दाश्त करने की बात हो रही है तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे वो वर्ड. उसके बाद झुर्रियों भरे हाथ की इंग्लिश यहाँ पर जो भी आएगी आपको उससे पता चल जाएगा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे. उसके बाद अच्छे से खूबसूरत घर के साथ मल्हिका सहन वगैरह की जब बात होगी, खूबसूरती की बात होगी, जब खूबसूरती की बात हो रही होगी तो वो वर्ड जो यहाँ पर आएगा वो उसकी मीनिंग से आप पहचान जाएंगे कि जो मुतासिर कुन चीज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएगा वो वर्ड. उसके बाद
ये जितने भी हैं इन सब की मीनिंग्स को आप इसी तरीके से देखते जाएंगे। इंग्लिश मीनिंग को देखते हुए आप चैप्टर को समझेंगे। इंग्लिश मीनिंग्स को देखते हुए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप दोबारा से रीडिंग को सुनेंगे, जो मैंने रीडिंग करवाई है उस रीडिंग को सुनते हुए उन इंग्लिश मीनिंग्स को जब आप दोबारा से देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इनमें क्या पुट करना है। देन ये आप इसमें एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 6 है कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पोस्ट रीडिंग, पोस्ट रीडिंग का मतलब क्या होता है? पोस्ट मतलब पहले, यानी पहले आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग करने के बाद आपने इनके आंसर्स देने हैं, क्योंकि इसके बगैर आप लोग आंसर नहीं दे सकते। रीडिंग करी होगी तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ पढ़ाई गई है, क्या बताया गया है, तो तभी आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो पोस्ट रीडिंग के मीनिंग आप लोग माइंड में रखेंगे कि पहले से पढ़ना, पहले से तैयारी करना, मुताला करना। मुताला कर लिया, हमें पता चल गया हमने क्या क्या पढ़ा है, देन हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू थिंक नो बडी स्पोक वाइल ईटिंग डिनर? आप क्या सोचते हैं कि कोई क्यों बात नहीं कर रहा था जब खाना खाया जा रहा था? अब इसका आंसर क्या था? क्यों कोई बात नहीं कर रहा था? क्योंकि जमील बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था, हर कोई उसको नोट कर रहा था कि वो परेशान है, इस वजह से कोई भी उस वक्त बात नहीं कर रहा था। क्या आंसर आएगा? यानी आपको ये भी बताना है कि हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए खाना खाने के दौरान। यानी वो लोग जो सोच रहे थे कि हमें क्यों बात नहीं करनी, ये सब आपको इसके अंदर आंसर देने हैं। अब आपका आंसर क्या होगा? वी शुड नॉट टॉक टू मच वाइल ईटिंग। हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए खाना खाने के दौरान। They didn't speak while eating dinner because they all realized that Jamil was a little more upset. उनमें से किसी ने भी खाने के वक्त कोई बात नहीं की क्योंकि सब जानते थे कि जमील बहुत ज़्यादा परेशान है। नंबर 2, वाई वॉज जमील अपसेट? जमील परेशान क्यों था? क्यों था जमील परेशान? क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई कॉलेज नहीं था, आसपास भी करीब कोई कॉलेज नहीं था जहाँ जाकर वो अपनी तालीम जारी रख सके। तो आपका आंसर क्या होगा? जमील वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड देर वॉज नो कॉलेज इन हिज विलेज और सराउंडिंग्स विलेजेस एंड ही वॉज वरीड अबाउट कंटिन्यूइंग हिज स्टडीज़। जमील इसीलिए परेशान था कि वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई सहूलत नहीं थी आने जाने के लिए कि वो अपनी तालीम को जारी रख सके। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक सारा ट्राइड टू हाइड हर फीलिंग्स? आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि सारा ने किस तरह अपनी जो फीलिंग्स थी, अपने जो एहसासात थे, वो छुपाने की कोशिश की? कैसे, क्यों? तो आंसर क्या था? सारा नहीं चाहती थी कि उसके वालिद को पता चले, क्योंकि वो दो बच्चों की तालीम का खर्चा एक साथ नहीं उठा सकते थे। इसलिए वो सोचती थी कि मैं अपने आंसुओं से अपने बाप को क्यों परेशान करूं, तो वो अपने आंसू छुपा लेती है कि उसके वालिद को मज़ीद कोई गम ना हो कि वो अपनी औलाद को पढ़ा नहीं पा रहे या सहूलियात नहीं दे पा रहे। आंसर क्या होगा? सारा न्यू दैट हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एजुकेशन कॉस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन। सारा जानती थी उसके वालिद दो बच्चों की तालीम का भार नहीं उठा सकते। Her deprivation made her cry, but she knew that her father would be saddened by her tears. उसको एक तरह से उसका जो जोश वलवला होता है वहाँ जाने के लिए, जो उसकी खुशी होती है, वो एकदम मांद पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको रोना आता है, लेकिन वो सोचती है कि वो अपने आंसुओं की वजह से अपने वालिद को रुलाएगी नहीं या उनको परेशानी नहीं देगी। शी हाइड हर फीलिंग्स टू सेव हर फादर्स फ्रॉम फर्दर ग्रीफ। वो अपने आंसू छुपा लेती है अपने वालिद को मजीद गम से बचाने के लिए। Question number 4, both Sarah and Jamil had to pass every test in the first go. Why was it so? सारा और जमील दोनों ने पहले ही अटेम्प्ट में अपने पेपर्स पास कर लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी? वजह क्या थी कि दोनों चाहते थे, उनको पता था उनके वालिदैन कितनी मुश्किलात उठाकर उनको पढ़ा रहे हैं। अगर वो किसी एक पेपर में भी फेल हो जाते तो उनके लिए दोबारा एग्ज़ाम देना और पूरा अपना साल रिपीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने स्टार्ट से ही इतनी अच्छी तैयारी की कि पहले ही अटैम्प्ट में वो पास हो सकें। आंसर आपका क्या होगा? Sarah and Jamil had to pass every test in the first go because their parents were facing many problems to pay
फॉर देयर एजुकेशन, क्योंकि वो दोनों ने मेहनत की पहली ही बार में पास होने की, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठा रहे हैं उनकी तालीम के लिए. In addition, they had to give tuitions to children for the education expenses. उन्होंने क्या किया कि अपने जो अखराजात थे उनको पूरा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी. Failing the exam meant repeating the academic year, and repeating the academic year meant reimbursing the entire year's expenses. फेल होने का मतलब था कि वो अपना तालीमी साल दोबारा से रिपीट करें. दोबारा से रिपीट करने का मतलब था कि जितनी भी परेशानियां और खर्चे थे वो सब दोबारा रिपीट होंगे, जो कि वो नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मेहनत की. Question number 5. How did Sarah and Jamil and their family manage the expenses for their studies? सारा, जमील और उनके ख़ानदान वालों ने किस तरीके से मुश्किलात बर्दाश्त की उनके ख़र्चे उठाने के लिए. तो सारा और जमील ने क्या किया था, उन दोनों ने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जानते थे उनके वालिदैन कितनी मुश्किल से उनके अखराजात उठा रहे हैं. और उनके वालिदैन ने क्या किया, हर परेशानी बर्दाश्त की और ज़रख़ेज़ ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा बेच दिया सिर्फ अपने बच्चों की तालीम की सहूलत को पूरा करने के लिए. तो आंसर क्या होगा, सारा एंड जमील एंड सारा जमील एंड हर फैमिली faced many difficulties and hardships for paying for their education. सारा, जमील और उनके वालिदैन ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाई उनके तालीम के ख़र्चों को पूरा करने के लिए. अलॉन्ग विद द स्टडीज़, पढ़ाई के साथ साथ, सारा एंड जमील गिव ट्यूशन्स टू चिल्ड्रन टू कवर सम एक्सपेंसेस. सारा और जमील ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की अपने कुछ अखराजात को पूरा करने के लिए. His family also sold a large piece of their fertile land to pay the fee of the medical college. उनके वालिदैन ने एक ज़मीन का बहुत बड़ा ज़रख़ेज़ हिस्सा भी बेच दिया सिर्फ उनकी मेडिकल की तालीम को पूरा करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स? जमील की जो फैमिली की और गांव के लोगों की जो ज़िंदगी थी वो कैसे चेंज हो गई. तो जमील और सारा ने क्या किया था, डॉक्टर बन के अपने ख्वाबों को पूरा किया था. उन्होंने एक अस्पताल तामीर किया था गांव में, जिसके अंदर बेहतरीन इलाज की सहूलत मौजूद थी कम पैसों में. तो उसकी वजह से क्या होता था कि गांव वालों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. क्या आंसर आएगा, जमील एंड सारा फुलफिल्ड देयर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग डॉक्टर्स. जमील और सारा ने अपना ख्वाब पूरा किया डॉक्टर बनने का. दे बिल्ट अ हॉस्पिटल इन द विलेज. उन्होंने गांव में अस्पताल तामीर किया. द पीपल ऑफ द विलेज गॉट द फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट एट अ लो कॉस्ट. गांव के लोगों को कम कीमत में इलाज की सहूलत मैसर हुई. दे डिडंट नीड टू गो टू फार प्लेसेस और सिटीज, मतलब उनको किसी और जगह, किसी दूसरे गांव या किसी और शहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई. उन लोगों को वहाँ पर ही आसानी दे दी गई.